कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सो या लॉन्ग टाइम नो सी, है ना। 15 मिनट हो गए आपको मिले हुए। हाउ यू गाइस? सो अगेन वी आर हियर। और अभी जो टॉपिक है वो 12th का है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करने वाले हैं हम लोग अभी। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? वैसे हम 15 मिनट पहले ही मिले थे, बट हाँ, फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ आर यू ऑल। तो एक बार जल्दी से मैं अपना चैट ऑन कर लेता हूँ। येस, ओके, आई कैन सी। कैन यू टाइप एनीथिंग एवरीवन सो दैट आई कैन सी अगर मेरा चैट काम कर रहा है। आई थिंक ये काम नहीं कर रहा। नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट लोड माई चैट वंस अगेन। ओके, तो बच्चों, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, क्लास 12th का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पूरा चैप्टर है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, अराउंड 30% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके पूरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक का। ठीक है, चलिए, गुड टू सी यू ऑल अगेन। वेलकम बैक एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। बार बार देखो, 1000 बार देखो। अच्छा सही है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसका वेट कर रहे हैं? अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। और ऑलरेडी ये देश का नंबर 1 चैनल बन चुका है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ, जस्ट ड्यू टू ऑल योर सपोर्ट एंड लव। उसके अलावा बच्चों, 12th का क्रैश कोर्स चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन इट, ये इसका लिंक है vdnt.in/neetcc। 4 लाइव सेशंस होते हैं यहाँ पे रोज, 2 बायोलॉजी के, 1 केमिस्ट्री का और 1 फिजिक्स का। और ये इसका प्राइस है 5999। ठीक है, सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन गेट दिस डिस्काउंट इफ यू यूज द कूपन कोड ऑफ GGNEET। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन, ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, हमने बहुत सारे कोर्सेज अपने वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। तो डू चेक आउट अवर ऐप एज वेल। और वहाँ पे आपको आपका ग्रेड सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, यू कैन एनरोल इनटू देम। और फाइनली हम लोग आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, फटाफट से देखो। सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली ओस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, एंड ही वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग इन द क्लास, है ना। पढ़ा रहे थे वो बच्चों को, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। ही टुक अ वायर, करंट वॉज फ्लोइंग इनसाइड द वायर, एंड सडनली ही रियलाइज्ड कि देयर वाज अ मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो बगल में एक रखा हुआ था, ऐसी, है ना, साइंस एक्सपेरिमेंट चलते हैं तो रखा होता है। तो उन्होंने देखा जब जब करंट फ्लो होता था, वो मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिविएट हो जाता था, यानी कि नॉर्थ साउथ में उसको होना चाहिए, बट वो डिविएट हो जाता था। तो वहाँ से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट मतलब पास कराते हैं ऑब्वियसली एक कंडक्टर में, तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो वहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई, और उसके बाद से आपको पढ़ाया जाता है, और आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, और मार्क्स लाने होते हैं, और डॉक्टर बनना होता है ना। तो ये कहानी चलते आ रही है सदियों से। ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस डायग्राम में आपको एक करंट कैरिंग लूप दिखाया गया है। उस करंट कैरिंग लूप में ऑब्वियसली एक करंट फ्लो हो रहा है, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स बनते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं एक करंट कैरिंग लूप में या फिर एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी बात, कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो हमें याद करने होते हैं। सबसे पहले एक सबसे अच्छा बेसिक फॉर्मूला क्या है? बायो-सेवर्ट लॉ आपको याद होना चाहिए। तो बायो-सेवर्ट लॉ जो होता है एवरीवन,
इट इज यूज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए या फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डीबी वेक्टर यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज गिवन बाय म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई। ये म्यू आर कई बार लिखा हुआ नहीं होता है क्योंकि हम वैक्यूम या एयर कंसीडर करते हैं। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद रखना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा अब जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का, है ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फाइनाइट लेंथ का, तो उसमें किसी डिस्टेंस d पे, किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे अगर एक पॉइंट P लिया जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 ये दोनों एंगल्स होते हैं, यानी कि एंड ऑफ द रॉड को कनेक्ट करने वाले लाइन जो बनेंगी आपकी P पॉइंट से, उन दोनों लाइंस का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, ऐसा कह लो आप। ठीक है, तो ये साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 हो जाता है। और यहाँ पे फिर एक स्पेशल केस होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब आपका वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है ना, ऐसा कुछ, तो इधर भी ऊपर तक जा रहा है इनफाइनाइट तक स्क्रीन के बाहर, इधर भी नीचे तक जा रहा है स्क्रीन के बाहर, और आपने पॉइंट यहाँ पे लिया है। अगर आपने देखा होगा थीटा 1 और थीटा 2 तो वो होते हैं एंगल इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ, लाइन जॉइनिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर और लाइन जॉइनिंग द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर। अगर आप पॉइंट P से टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक पैरेलल लाइन ले जानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, इनफाइनाइट पे इनका मिलन होगा, पता नहीं कहाँ जाके, है ना। सो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो आप टेक्निकली ऐसा मान के चलते हो कि ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं पे मिलने वाली हैं। सो क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इसका जो एंड होगा वो इनफाइनाइट पे होगा, तो पॉइंट P से इस एंड की तरफ अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल नजर आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये थीटा 1 और थीटा 2, ये कहानी नीचे की तरफ भी सही है ना, नीचे भी तो इनफाइनाइट है, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही जो है हमारा वो 90 डिग्री हो जाता है अगर आपने वायर इनफाइनाइट लेंथ का ले लिया। ठीक, सिंपल सी बात हो गई। और हाँ, अगर आपने इनफाइनाइट लिया तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 हो गए। साइन 90 के वैल्यू एंशिएंट सिविलाइजेशन से आपको पढ़ाया जा रहा है, साइन 90 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। डोंट यूज कैलकुलेटर फॉर दैट। तो आपको आंसर क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला। इनफाइनाइट वायर के पास डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होती है। ठीक है, यहां से फॉर्मूला पक्का आएगा, मतलब क्वेश्चन पक्का आएगा, और आपको इसी फॉर्मूले को याद रख के उसको सॉल्व करना होता है। ठीक, चलिए इसके अलावा बच्चों, ये तो बात हो गई स्ट्रेट वायर की, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, आप निकाल लोगे, है ना। अब एक और चीज होता है रिंग। तो यहां पे देखो एक रिंग हमें गिवन है, सर्कुलर रिंग, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है। एक्सिस मतलब ये वाला चीज है ना जो पासिंग थ्रू द सेंटर है, ये आपकी एक्सिस हो गई रिंग की। तो रिंग की एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है ना, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है। उस x डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लीजिए आप लोग एक बार। सो द फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देना है। सो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये इसका फॉर्मूला है। रटना है, ठीक है, आपको चुपचाप बैठ के इसको याद कर लेना है, और कोई एस्केप रूट यहाँ पे नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। अब ये एक्सिस पे हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर मैंने गलती से एक आध बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोला होगा तो मुझे माफ करना, हो जाता है कई बार, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाओ, मैग्नेटिज्म पढ़ाओ, तो फील्ड के जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है, बट यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं। तो ये एक्सिस पे हो गई। अब मुझे आप लोग सोच के बताओ कि अगर एक्सिस पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सेंटर यानी कि x की वैल्यू 0 है ना, तो आप इस फॉर्मूले में x की वैल्यू उठा के 0 रख दो। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट, चलो मैं कैपिटल N को 1 ले रहा हूं, ठीक है बच्चों, यानी कि एक लूप है बस, तो मैं इसको 1 ले रहा हूं। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखना ध्यान से, 2 इंटू, अब देखो यहां पे तो x 0 हो गया,
तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर पावर 3/2। और बच्चों आर स्क्वायर पावर 3/2 का मतलब क्या है, ये सिर्फ आर क्यूब हो गया, 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, तो नीचे बचा आर क्यूब। अब ये आर स्क्वायर आर क्यूब को कैंसिल करेगा तो आपका फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। समझ आ रहा है? म्यू नॉट आई बाई 2r मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे। ओके एवरीवन, तो अगर आप सेंटर पे रिंग के मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो म्यू नॉट आई बाई 2r फॉर्मूला है, बट अगर आप एक्सिस पे निकालते हैं तो ये गंदा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर हो रहा है क्या, है ना? म्यू नॉट आई बाई 2r इज द फॉर्मूला एट सेंटर। अच्छा, अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको पूरा रिंग देने के बजाय एक उसका छोटा सा आर्क दे देंगे आपको, जो कि एंगल थीटा सबटेंड करेगा सेंटर पे। तो देखो ये एक आर्क यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया मान लीजिए, है ना? पिज़्ज़ा का एक स्लाइस समझ लो आप, है ना? वैसे आजकल तो पिज़्ज़ा मिलता नहीं है यार, सब लॉकडाउन में सब बंद हो गया। मेरा इतना मन होता है खाने का, बट आप स्विगी से भी ऑर्डर नहीं कर सकते आजकल, सेफ नहीं है। खैर चलो पिज़्ज़ा पढ़ लेते हैं अगर खा नहीं सकते तो, है ना? तो ये मान लो पिज़्ज़ा की एक स्लाइस है, ठीक है, अपना फार्म हाउस डोमिनोज का, और इसकी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है और ये थीटा एंगल है इसमें। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का, वो होता है ये म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4πr। ठीक है, याद रखो, क्या कर सकते हैं, खा नहीं सकते तो याद कर सकते हैं, है ना? सो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4πr। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, ये थीटा तो आर्क का एंगल है जो सेंटर पे बनेगा। अगर ये आर्क पूरा पूरा रिंग बन जाए तो बताइए ये एंगल कितना होगा बच्चों सेंटर पे? अरे मतलब सिंपल सी बात, एक सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? सब लोग सोच के बताओ, रेडियन में, है ना? रेडियन में एक सर्कल कितना एंगल सबटेंड करेगा? क्या पूछ लिया सर आपने, छोटी सी बात पूछ ली आपने, 2π होगा, है ना? तो अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा के जगह 2π रखता हूं तो मुझे क्या यही फॉर्मूला मिल जाना चाहिए? क्योंकि यही तो फील्ड होता है सेंटर पे किसी रिंग के। ट्राई करके देख लो, ऐसा ही होगा बिल्कुल। तो आप लिखेंगे म्यू नॉट आई थीटा, थीटा के जगह पे लिख दो 2π डिवाइडेड बाई 4πr। ये देखो पाई पाई कैंसल, 2 और 4 कैंसल, वही फॉर्मूला आ गया, है ना? तो ये आर्क के लिए वैलिड है, सर्कुलर आर्क के लिए। अब इसमें आप एंगल खुद रख लो, आपको जो एंगल रखना है आप रख लो, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैंने सेमी सर्कुलर आर्क लिया तो उसमें कितना एंगल होगा, क्या फॉर्मूला होगा? देखो, किसी भी रैंडम आर्क के लिए फॉर्मूला क्या है? अगर ये एंगल थीटा है, अगर रेडियस आर है, तो हमारा जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का वो है म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाई 4πr। ये रैंडम हो गया कोई सा भी, ठीक है? अगर आपने पूरा का पूरा सर्कल ले लिया तो ये थीटा बन जाता है कितना, 2π कंप्लीट सर्कल। तो आंसर आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, नॉट एन इशू। अगर आपने सेमी सर्कुलर आर्क लिया है, मान लीजिए ऐसा कुछ, है ना, आई इसमें एंगल है, तो बेटा एंगल कितना होगा, पाई रेडियन। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4πr। इस केस में आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। अब एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, कितना भी एंगल दे दे, निकाल लोगे, है ना? बट हाँ याद रखना, ये एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क है ना? यहाँ पे जो आर्क है उसने कितना एंगल सबटेंड किया, ये आपको पता होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? चलिए, अच्छा ये बात हो गई मैग्नीट्यूड की। ये तो हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड का। बट बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी भी है ना? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आपसे डिमांड करेगा कि भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड से क्या होता है, डायरेक्शन बता, है ना? डायरेक्शन कैसे निकालेगा? तो डायरेक्शन बहुत सिंपल है। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड को कर्ल करना है ना? राइट हैंड को कर्ल करना मतलब ये देखो, करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, तो अपना राइट हैंड लीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको कर्ल करने लग जाइए। तो थंब जो है वो इनटू द प्लेन हो जाएगा। तो हर केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनटू द प्लेन। ये लो, बहुत सिंपल सी बात हो गई, है ना? करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड को कर्ल करना है। और जो लोग लेफ्टी हैं बिल्कुल इमोशनल मत होना, है ना? और बिल्कुल प्रोटेस्ट मत करने लग जाना कि सर हम तो लेफ्टी हैं, हमारे लिए लेफ्ट हैंड रूल बनाओ। बेटा ये वेक्टर का रूल है, राइट हैंड ही यूज करना है आपको, और कर्ल करना है इस डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज करंट लिया तब क्या होगा बच्चों?
अगर आपका करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तब आप क्या करेंगे, इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या सभी को? देखो ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया, डन एंड डस्टेड। ठीक है, तो सिंपल है। फॉर करंट कैरिंग लूप अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करने का और आंसर पाने का। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये तो हो गए फॉर्मुलेस की बात है ना। अच्छा, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर्कुलर लूप के फॉर्म में आता है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो वायर का भी होता है, उसका डायरेक्शन कैसे पता चले? अब जैसे हमें ये पता है अगर एक वायर है, इसमें अगर करंट आई है तो किसी डिस्टेंस r पे फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अभी अभी पढ़ा था ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इनफाइनाइट है तो दोनों एंगल्स 90 हो जाते हैं और आपका ये आ गया आंसर। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप? डायरेक्शन के लिए क्या करना है, वही राइट हैंड लेना है अपना वाला, और इस बार करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है। उल्टा हो गया है ना, इस बार करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ये डायग्राम देखो आपको समझ में आ रहा होगा है ना, ये जो हाथ वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे समवेयर हियर, ये देखो थंब को रखा है करंट के डायरेक्शन में और कर्ल कर दिया फिंगर्स को। तो फिंगर्स को आपने कर्ल किया तो ऐसा आपको एंटी क्लॉकवाइज कुछ लूप मिल गया, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक, समझ आ रहा है? तो करंट को रखना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है थंब को और कर्ल करना है, कर्ल करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आपसे पूछते हैं कि मान लो ये करंट है ऊपर की तरफ, बताओ इसी प्लेन पे, यहाँ पे एक प्लेन ऐसे मान लिया आपने, इस प्लेन पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस प्लेन पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका करंट कैरिंग लूप, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसा लिखा गया है यहाँ पे कि यहाँ पे इनसाइड होगा और यहाँ पे आउटसाइड होगा। कैसे समझे इस बात को? देखो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना बच्चों, सर्कल में। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए किसी भी पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टैंजेंट डाल देना चाहिए। अब सोच के देखो, मान लो आपको यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन चाहिए लेफ्ट साइड में, तो जब आप यहाँ पे एक टैंजेंट डालोगे तो ये टैंजेंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा। समझ आ रहा है? इस प्लेन पे ऐसे सर्कल्स बन रहे हैं ना, इस सर्कल में यहाँ पे टैंजेंट डालो तो क्या मिलेगा, बाहर की तरफ, है ना। और वैसे ही अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे टैंजेंट डालोगे, अंदर की तरफ मिलेगा, है ना। ये मैं वाई डायरेक्शन टाइप का बना रहा हूँ बट वो जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ है टैंजेंट डालने के बाद। समझ आ रहा है? तो ये डायग्राम थोड़ा सा बेटर बना देता हूँ, आपको थोड़ी सी ज़्यादा फील आ जाएगी, है ना। तो ये देखो z डायरेक्शन में आएगा और इसको हम थोड़ा ऐसे 3D में बनाएंगे तो ऐसा कुछ बना लेते हैं, है ना। तो वो इनटू द प्लेन, ये आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है देखो इनटू द प्लेन। अब इसको हर बार ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाने से अच्छा है क्रॉस लिख दो, इसको भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाने से अच्छा है डॉट लिख दो। तो यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस। समझ आ रहा है? सर्कल इमेजिन करो, यहाँ पे इनटू द प्लेन, वहां पे आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, है ना। सो नाउ वी हैव सीन ऑल द फॉर्मूले, हमने सभी का डायरेक्शन देख लिया है। और ये बच्चों एक एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये बिल्कुल गॉस लॉ के जैसा दिखता है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला गॉस लॉ, है ना। सो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड इसका फॉर्मूला होता है। एक एप्लीकेशन इसका हम देख लेंगे, आपको ज़्यादा फील आ जाएगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं, है ना, और दोनों का करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं। बताओ एवरीवन, अगर दो कंडक्टर्स हैं सेम डायरेक्शन में, इनका करंट है, आर दे गोइंग टू रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर? क्या लग रहा है आपको आंसर? रिपेल कह रहा है राहुल, अखिलेश कह रहा है अट्रैक्टिव होता है। क्या क्या कहते हो यार? सेम डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे? सिर्फ बता दूं रिपेल या अट्रैक्ट, या फिर कंसेप्ट सिखाऊं आपको? मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, देखना ध्यान से। सबसे पहले ना ऐसे देखो, ये वायर है, इसका करंट ऊपर की तरफ है, ये दूसरी वाली वायर के पास कौन सी डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा? अभी अभी देखा है, अगर एक वायर है तो इस साइड वो इनटू द प्लेन फील्ड क्रिएट करता है। सर्कल इमेजिन करो आप, है ना, तो वहां पे अंदर की तरफ होगा, तो यानी कि यहां पे फील्ड का डायरेक्शन हो गया अंदर की तरफ, करेक्ट। अब अगर कोई कंडक्टर जिसमें करंट है वो किसी फील्ड में रखा हुआ है
तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको आप कहते हैं ILB, और इसके लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लास 10th में सीखा गया है, वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो जाता है। इस रूल में आप कहते हैं ये फादर है ना, घर के सबसे बड़े, ये मदर है ना, उससे छोटी, और सबसे छोटे चाइल्ड है ना, तो ये फादर मदर चाइल्ड। F फॉर फादर तो F फॉर फोर्स, M फॉर मदर तो यहाँ पे M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और C फॉर चाइल्ड मतलब C फॉर करंट। तो ये फोर्स हो गया यानी कि फादर, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मदर, और ये चाइल्ड यानी कि करंट। तो यहां पे अगर आप देखोगे दूसरे वाले वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो ये जो फिंगर है M वाली वो अंदर होगी है ना, करंट ऊपर की तरफ है, तो देखो ये फिंगर जो करंट है चाइल्ड वाला ये ऊपर होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन बेटा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, यानी कि फोर्स इस वायर में लेफ्ट की तरफ लग रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है वो। समझ आया? तो दो वायर्स अगर उनके बीच में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और वो दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है क्या सभी को? चलिए बताइए एक बार, क्लियर है ना? लेफ्ट हैंड रूल से कर लो यार, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अट्रैक्शन होगा, कोई नहीं राहुल, हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जब भी आपके पास कोई लूप गिवन है और अगर उसमें कोई करंट I गिवन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाता है इस फॉर्मूले से INA। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, A इज द एरिया। इसका एक एप्लीकेशन होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो मैं आपको कराऊंगा अगले चैप्टर में जब हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर करेंगे, है ना, डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब करेंगे तो मैं आपको ये वाला टॉपिक कराऊंगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बट हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। अगर एक मैग्नेटिक मोमेंट को या फिर मैग्नेटिक डाइपोल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस पर एक टॉर्क लगता है, जिस टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B। ये भी आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा फील दे देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो आपने पढ़ा होगा टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा या फिर P क्रॉस E, जहां पे P होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है, तो P वेक्टर बिकम्स M वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है क्या? फील आ रही है क्या सभी को, है ना? तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा दिए हैं बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा चीज जो बचा हुआ है वो ये है कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, तो इसका फॉर्मूला होता है F वेक्टर इज इक्वल टू QV क्रॉस B। इस पे एक क्वेश्चन आएगा, वो हम थोड़ा अच्छे से करेंगे, है ना। तो एक मूविंग चार्ज है अगर, तो उस पर एक फोर्स लगता है V क्रॉस B इंटू Q, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आ जाइए, कम ऑन एवरीवन। एक स्क्वायर लूप गिवन है, ये देखो ये स्क्वायर लूप है, करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इट इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ स्टेडी करंट I1। तो यहां पे एक कंडक्टर है जिसमें स्टेडी करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसको लूप के पास में रखा गया है, एक डिस्टेंस d पे, ठीक। वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ द लूप विल एक्सपीरियंस व्हाट, लूप में क्या लगेगा। पहला है अ नेट एट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर, दूसरा है नेट रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम द कंडक्टर, तीसरा है नेट टॉर्क एक्टिंग अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और नेट टॉर्क एक्टिंग डाउनवर्ड नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। टॉर्क लगेगा या फिर फोर्स लगेगा, अगर फोर्स लगेगा तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगर टॉर्क लगता है तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बेटा बफर है तो मेरी तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है, मेरा इंटरनेट भी बहुत शानदार चल रहा है, एकदम मक्खन के माफिक। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप एक बार रिफ्रेश कर लो, सब सही हो जाएगा। लाइक किया क्या? सही बात है, लाइक किया क्या? लाइक करना बेटा, ठीक है, अगर नहीं किया है तो। अच्छा बताइए क्या आंसर आ रहा है? ए आ रहा है क्या, नेट अट्रैक्टिव फोर्स? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ए आ रहा है। अच्छा जी, ओके ओके ओके, चलो चेक करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूं, देखो असल में ये जो फोर्स लगता है ना दो वायर्स के बीच में, इसका ये फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ
इज गिवन बाय म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, जहां पे r जो है वो दो वायर्स के बीच का डिस्टेंस है बच्चों। अच्छा, आप सोच के देखो, अगर r की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा दो वायर्स के बीच का, तो फोर्स कम होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत बड़ा कॉमन सेंस भी है कि दो वायर्स अगर दूर दूर हैं तो कम अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, पास पास हैं तो ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पर, है ना। और फॉर्मूला भी यही कहता है कि आर की वैल्यू अगर आप बढ़ा देंगे तो फोर्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये वायर और ये वायर, ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस वायर के पैरेलल ये वाली वायर भी है ना। तो आपके लूप में ऐसे दो वायर्स हैं जो उस कंडक्टर के पैरेलल हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कंडक्टर के पैरेलल तो दोनों हैं, बट इस वायर का करंट भी सेम डायरेक्शन में है कंडक्टर के। कंडक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, इवन इस वायर का करंट भी टुवर्ड्स राइट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं क्योंकि उनमें सेम डायरेक्शन में करंट है? बिल्कुल। और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो काफी स्ट्रांग भी होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, है ना, डिस्टेंस बहुत कम है दोनों के बीच में। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ये एक बात हो गई, बहुत स्ट्रांग होगा, ये भी एक बात हो गई। अब बात करते हैं इस वायर की और कंडक्टर की। कंडक्टर का करंट राइट की तरफ है जबकि इस वायर का करंट है लेफ्ट की तरफ, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को करने वाले हैं रिपल, बट ये रिपल्सिव फोर्स काफी कम होगा क्योंकि दूरी ज्यादा है ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो फोर्स कम होगा। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से। तो जब आप नेट फोर्स निकालोगे दोनों को सबट्रैक्ट करके, तो नेट फोर्स क्या आएगा? अट्रैक्टिव आएगा क्योंकि अट्रैक्टिव ज्यादा था, है ना। तो मान लीजिए अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर 10 न्यूटन है, रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ 3 न्यूटन है, तो नेट फोर्स क्या आएगा? अट्रैक्टिव ही आएगा, 10 - 3 +7। समझ आ रहा है? तो दैट इज वाई अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस एवरीवन। सबको समझ में आया क्या? यो लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर, दोनों ही अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड a charge particle moves with constant speed v in a circle of radius r, तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। बताइए टाइम पीरियड क्या होगा अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है? ठीक है, ओके ओके एवरीवन, वेरी नाइस। डिपेंड्स ऑन आर एंड नॉट ऑन वी, पहला ऑप्शन है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ वी एंड आर, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन बोथ वेलोसिटी एंड रेडियस, चौथा ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन वी एंड नॉट ऑन रेडियस। ठीक है, तो ये आप सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हो और ये इसका रेडियस होता है, ये इसकी v होती है यानी कि वेलोसिटी। पूछ रहा है टाइम पीरियड जो आता है इसका वो डिपेंड करता है r पे, v पे नहीं, दोनों पे इंडिपेंडेंट है। डिपेंड्स ऑन v एंड r बोथ। क्या है सही आंसर? रूमा दास इज सेइंग सर ऑप्शन डी, आई गेस डी, मतलब डिपेंड्स ऑन v एंड नॉट ऑन r। अच्छा, बट बहुत सारे बच्चे b भी कह रहे हैं। ओके ओके, बी वाले बच्चे ज्यादा हैं क्या? हाँ, बी वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं। चलो अच्छा है, आपको कंसेप्ट पता है ये वाला। बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। देखो सिंपल सी बात है, आपको ना फॉर्मूला याद रखने हैं। सबसे पहले जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो आपको पता होना चाहिए इसका जो रेडियस होता है वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से, mv/qb। बेटा ये सिंपल सा डेरिवेशन है इसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट करके आता है। ये मैग्नेटिक फोर्स यानी कि QVB, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि mv²/r, दोनों को इक्वेट करोगे, देखो वेलोसिटी और वेलोसिटी हो जाएंगे कैंसिल और आपको यही फॉर्मूला मिलेगा r का, mv/qb। जब आप टाइम पीरियड की बात करते हो तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना, यही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन वेलोसिटी। अगर ये सर्कल पे घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? टोटल 2πr, और वेलोसिटी इसकी v है। अब एक काम करो, r का फॉर्मूला यहां से उठा के इस पे रख दो तो आपको मिलेगा 2π। r का फॉर्मूला है mv/qb और ये v ऑलरेडी है यहाँ पे, तो आप देखेंगे v भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 2πm/qb,
यानी कि टाइम पीरियड किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द चार्ज, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। ये वेलोसिटी पे या फिर रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार जेई में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन ऐसा था, देखो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। उसमें बोला गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, मस्त वाली मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखी है। सुन लो, आपको काम आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। उन्होंने बोला एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखी है, एक चार्ज पार्टिकल लिया, सेम चार्ज क्यू मास एम, और यहां पे भी लिया चार्ज क्यू मास एम। इसको हमने स्पीड दी v और इसको हमने स्पीड दी v/2, हाफ स्पीड दी है इसको, है ना। तो इसका जो सर्कल बना पहले वाले चार्ज पार्टिकल का v देने से, वो मान लो इतना बड़ा सर्कल बना, ठीक है, और दूसरे वाले का सर्कल बना छोटू सा, ऐसा कुछ। पूछा गया था आपसे कि इन दोनों के टाइम पीरियड को कंपेयर करो। अगर ये t1 टाइम पीरियड है, ये t2 टाइम पीरियड है। अब बच्चे सोचते हैं ये छोटा सर्कल कर रहा है नीचे वाला, तो इसका टाइम पीरियड कम होगा, जल्दी कर लेगा ये सर्कल, है ना। इसको बड़ा सर्कल करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे ऑप्शंस थे, t1 ग्रेटर देन t2, t1 लेस देन t2, t1 इक्वल टू t2, नॉन ऑफ दीज टाइप्स। करेक्ट आंसर क्या है? t1 इक्वल टू t2, क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड करता है 2πm/qb पे। मास सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। डायग्राम देके आपको और कंफ्यूज कर दिया था, आपको लगता है बड़ा डायग्राम है, ज्यादा टाइम लगना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। सो t1 इज इक्वल टू t2 इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, ओके, है ना, सेम रहेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, तो बिल्कुल सेम रहेगा। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट P विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज 10 टू द पावर -3। तो एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर लिया, इससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन है 10 पावर -3 टेस्ला। पूछ रहा है द फील्ड इंडक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर विल बी। 4 सेंटीमीटर में इतना फील्ड है, वो पूछ रहा है 12 सेंटीमीटर पे कितना फील्ड होगा, ठीक है। चलिए एवरीवन ट्राई करिए, ये तो बहुत आसान है ना। ये वाला तो थोड़ा आसान सा लग रहा है मुझे। सो दीप इज सेइंग ए, ओके। द क्रेजी वन, ये नाम है किसी का, वो कह रहा है डी, ओके, बट बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं। आसान है यार, ए होगा करेक्ट आंसर, है ना, बिल्कुल सही। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय μ0I/2πr, है ना। यानी कि कहना इससे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, बिल्कुल सही है। इनवर्स का रिलेशन है दोनों के बीच में, अगर आई को सेम रखेंगे तो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस को हमने कितना इंक्रीज किया, हमने डिस्टेंस को इंक्रीज किया है 3 टाइम्स, सही है क्या। 4 से 12 कर दिया, तो कितने टाइम्स इंक्रीज किया डिस्टेंस को हमने? 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, तो मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है 10 पावर -3, इसको डिवाइडेड बाई 3 करो, तो ये जो 1/3 है इसको आप 0.333 लिख सकते हैं, इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा। और इसी चीज को आप लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10 पावर -4, है ना। एक माइनस यहाँ पे बढ़ा दोगे तो ये 3.33 बन जाएगा। तो सिंपल मैथ्स था, करेक्ट आंसर है ए। तो क्या याद रखना है, अगर डिस्टेंस को मैंने इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स से, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी 3 टाइम्स से, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ये वाला ट्राई करो। एक वायर है, उसका लेंथ L है ना। ये वायर ऑफ लेंथ L हमें गिवन है, इसमें करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है। इसको बेंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, है ना। इसको हमने बेंड कर दिया और इसको बना दिया एक सर्कल। ये लो, द मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो ये आपसे पूछा गया है। चलिए एवरीवन ट्राई करिए। हाँ जी, क्या रहा आंसर? थैंक यू रुमा। बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं। ओके, हाय विकास, हाउ आर यू? विनोद कह रहा है ए पक्का। ओके,
अंकित इज सेइंग ए, राहुल गुप्ता इज सेइंग ए, ठीक है, केवल इज सेइंग वेरी सिंपल फॉर्मूला, एग्जैक्टली। ओके देखो ए बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, ए बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक इजी टॉपिक है। इवन अगर आप काइनेमेटिक्स से इसको कंपेयर करते हैं, काइनेमेटिक्स में कई बार घुमा के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं, ढंग से उसको अप्लाई करते हैं, स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा ये चैप्टर, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, एल लेंथ था रॉड का, उसको मैंने सर्कल में बेंड कर दिया, तो बताइए इसका रेडियस कितना होगा सर्कल का। तो एक चीज़ मुझे पता है कि सर्कल का भी जो लेंथ है वो भी एल ही होना चाहिए। यार ये उसी रॉड का बना हुआ है तो लेंथ इसका एल ही होगा ना। और सर्कल में जो लेंथ यानी कि पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं 2πr विल बी इक्वल टू एल, है ना, लेंथ इक्वल। तो r की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी l/2π, ये हो गया। और जब आपके पास एक सर्कल है, आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, तो आपको इसका फॉर्मूला आज ही बताया गया है, I इंटू एरिया वेक्टर। n भी लिखते हैं कई बार, बट यहाँ पे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ लूप्स नहीं गिवन है तो आप n को 1 ले लोगे, है ना, नो नीड टू राइट दैट। तो I इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया करंट इंटू एरिया, और एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr²। तो πr², r की वैल्यू है l/2π, तो उसका स्क्वायर, तो l²/4π²। पाई ने पाई को मारा और आंसर मिलेगा IL²/4π, है ना। तो था ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो IL²/4π इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करो। कह रहा है कि 6 इंफिनिटी लॉन्ग वायर्स आर पासिंग थ्रू कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। ये एक रेगुलर हेक्सागन है असल में, है ना, और इसके हर कॉर्नर पे एक वायर है जिसमें करंट है इनटू द प्लेन। ये देखो, हर हेक्सागन के हर कॉर्नर पे आप कह सकते हैं कि एक वायर है जिसमें करंट है इनटू द प्लेन। आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए सेंटर पे कितनी होगी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी ये आपको बताना है। चलिए एवरीवन बताइए। भाई बहुत जल्दी आंसर दे दिया बहुत सारे बच्चों ने, और सब लोग ए कह रहे हैं। सही है, ये टॉपिक आपको थोड़ा इजी लग रहा है ना, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छे, ग्लैड टू नो दैट ए इज द करेक्ट आंसर। सब के सब कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब देखो यहाँ पे कई तरीके हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लिखने के, आप जो तरीका आपको समझ आता है आप वो तरीका यूज करो। वैसे तो एक पाम रूल भी है, अगर मैं आपको बताऊं, है ना, एक पाम रूल भी होता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है मैं आपको एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप क्या करो, इसकी डायरेक्शन में आप थंब को रखो, तो करंट तो अंदर की तरफ है इनटू द प्लेन, तो थंब विल बी इनटू द प्लेन। और फिर इसको ना पॉइंट ओ की तरफ अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करो, तो आपके जो पाम है वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, है ना, इस तरफ पाम दिखाई देगा, देखो ये ऐसे, इधर है पाम, तो ओ पॉइंट पे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी पाम के परपेंडिकुलर। यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इसके परपेंडिकुलर, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर और इस तरफ। अदरवाइज अगर इतना आपको नहीं करना है तो क्या करो, एक सर्कल इमेजिन कर लो, वही जो सर्कल वाला मैंने आपको लॉजिक बताया था। अब ये सर्कल क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा तो यहाँ पे टेंजेंट डालो, इस तरफ आ जाएगा। और इसी का उल्टा होगा इस वाले वायर के लिए, इसका जो ऑपोजिट वायर है ना, ये फील्ड उसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इसका सर्कल क्लॉकवाइज बनेगा तो इस तरफ आ जाएगा, है ना। सो दैट इज वाई ये सबके सब जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट वायर्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड experiences a resultant force in the direction of field, in the direction opposite to that of the field, in the direction perpendicular to the both field and direction, none of the above। क्या आंसर है? ओके रुक्ष सर, आपने यही किया था, बहुत बढ़िया। ओके नोबेल, हाँ जी बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, ठीक है ठीक है, सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे इसका आंसर। चलो देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। सी बिल्कुल सही है बच्चों। ये असल में ना वेक्टर है, अगर आपको वेक्टर आता है तो हो गया ये।
जो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर इज क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्स वेक्टर v और b यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। चलिए, तो सिंपल था आंसर, ये ट्राई कर लो अब, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ करंट I एम्पियर फ्लोज इन सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। सर्कुलर आर्क का मैंने फॉर्मूला बताया है ना, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। रिवर का नहीं आता, रिवर वाला तो मैं कराऊंगा आपको, है ना। रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया है बहुत सारे बच्चों ने, बहुत जल्द मैं वो लेने वाला हूं और एक पूरा सेशंस लेंगे जिसमें हम सिर्फ रिवर बोट और रेन मैन वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बताइए। कब करेंगे ये मैं बता दूंगा, कल के बाद करेंगे, कल, क्योंकि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो कल के बाद कभी भी देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं यहाँ पे, बी यानी कि म्यू नॉट आई बाई 2r। बेटा म्यू नॉट आई बाई 2r तो तब होता है जब एक पूरा का पूरा सर्कल हो आपके पास, है ना। म्यू नॉट आई बाई 2r तो तब होता है जब पूरा का पूरा सर्कल हो। यहाँ पे तो पूरा सर्कल है ही नहीं, यहाँ पे तो थोड़ा सा पार्ट है उसका। बताइए, ऑप्शन बी गलत है। जो लोग डी कह रहे हैं, हाँ सही लग रहा है मुझे, डी होना चाहिए वैसे, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप करते हैं जनरली। तो इसका जो फॉर्मूला आपको बताया गया है बच्चों वो ये है, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाई 4πr, यही फॉर्मूला बताया गया है ना। इसमें ज़्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि इस केस में आप थीटा π/2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे π/2 लिखा हुआ है ना, तो आपको लगता है हाँ π/2 ही तो है एंगल, जबकि ऐसा नहीं है। असल में यहाँ पे एंगल है 3π/2, क्योंकि आपको एंगल वो वाला लेना होता है जो उस आर्क ने सबटेंड किया है। देखो इस तरफ तो कोई आर्क है ही नहीं, ये तो पूरा खाली इलाका है, देखो ये देखो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आर्क तो बेटा इस तरफ है ना। तो ये जो आर्क है इसने जो एंगल सबटेंड किया है वो कितना है, वो ये वाला एंगल है। तो वो होगा आपका 360 माइनस 90 यानी कि 3π/2। समझ आ रहा है। तो π/2 नहीं लेना है, जिन लोगों ने π/2 लिया आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक, तो वैसे π/2 लेने से जो ऑप्शन आएगा वो आई थिंक ऑप्शन में है भी नहीं, है ना। मतलब एक ऑप्शन होना चाहिए था म्यू नॉट I/8r, तो ज़्यादा मज़ा आता। चलो कोई नहीं, लेकिन तो आपको कौन सा एंगल लेना है समझ में आ रहा है ना। जिस तरफ आर्क है उस तरफ का एंगल सबटेंडेड लेते हैं, जिस तरफ खाली जगह है उसका नहीं लेते, राइट। तो ये π/2 नहीं है आंसर, मतलब 3π/2 लेना पड़ेगा आपको। अब सिंपल है, देखो म्यू नॉट आई 3π/2 इंटू 4πr। अब तो सॉल्व कर लो, इसमें क्या ही रखा है, 4 2 8 हो गया, तो आंसर विल बी 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r। समझ आ रहा है ना। सो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन।